बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिक्स की 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है जो कि है वर्क, एनर्जी एंड पावर, और उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास जो कि आज हमने सॉल्व करनी है इस वाले लेक्चर में। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन, एंड देन हमारे पास आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एमसीक्यूज के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपको पता है कि एमसीक्यूज में कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मैं आप वीडियो के दौरान ही आपको बताती जाऊंगी। और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ चैप्टर के अंदर से होते हैं, लेकिन कुछ हमने खुद जो है वो खुद से लिखे होते हैं। तो ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को बुक से ही मैं करवाऊंगी, और कुछ जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो पेजेस पे लिख के आपको समझाऊंगी कि कैसे आप इनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो बगैर देर के स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यूज को। Work done is maximum when the angle between the force F and the displacement D is। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन तब होता है जब फोर्स अप्लाई की जाए और जो बॉडी है वो डिस्टेंस तय करे या डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि वर्क डन जो है वो मैक्सिमम कब होगा जब हम फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या रखें। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी फोर्स अप्लाई आप करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए साइड पे आपको एक फिगर भी नजर आ रही है। अब लेट्स सपोज कि ये बॉडी थी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है और ये बॉडी ऊपर की सिमत में मूव कर रही है। ठीक है, अब जो फोर्स और जो आपकी मूवमेंट है उसका जो एंगल है वो देखा जाए तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि 30 डिग्री बन रहा होगा या 90 डिग्री बन रहा होगा या कितना भी बन रहा है। ठीक है, ये बॉडी मूव कर रही है। अगर तो ये बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही होती तो एंगल हमारा क्या होता जीरो, क्योंकि अगर बॉडी यहाँ पे होती और ये आप फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि एंगल आपका क्या होना था जीरो, जो कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है कि अगर आप ऊपर की सिमत को खींच के इसको आगे लेके जा रहे हैं तो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी और मूवमेंट कम होगी, पोजीशन कम होगी। लेकिन आपकी फोर्स की डायरेक्शन भी इसी सिमत में है और बॉडी ने मोशन भी इसी सिमत में करनी है, इसका मतलब है एंगल जीरो है, तो फोर्स भी कम लगेगी और आपकी मोशन भी सबसे ज्यादा होगी। तो हम इसे कहेंगे कि आप जो है वो 0 डिग्री पे अगर रखते हैं अपनी उसको फोर्स को, डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि इनका जो 0 डिग्री का एंगल होता है, देन सबसे ज्यादा वर्क डन होगा। 5.2 है हमारे पास, अ जोल कैन आल्सो बी रिटन एज। आपको पता है जोल किसका यूनिट है? जोल यूनिट होता है वर्क डन का। ठीक है, अब ये जो वर्क डन का यूनिट है वो आपने इसको कन्वर्ट करके बताना है ये इनमें से कौन सा होता है। मैंने तो ऑलरेडी टिक कर दिया, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे होता है? क्योंकि हमारे पास जोल जो होता है वो वर्क डन है और वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस का होता है मीटर। ये दोनों मीटर प्लस होंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड वाली एमसीक्यूज है, और ये सेकंड वाली एमसीक्यूज जो थी ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी सी एमसीक्यूज है और इसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5.3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दी एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, यानी कि पावर का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? वो वाट है। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन किया हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पावर वाला, और इसके अलावा इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। 5.4 है हमारे पास, द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट, यानी कि एक वाटर पंप है उसका जो है ना वो खींचने का, पानी को खींचने की पावर जो है वो 2 किलोवाट है। The amount of water it can rise in 1 minute to a height of 5 meters is, कहता है कि वो कितने आप पानी ऊपर खींच सकता है 5 मीटर तक, ये हमने बताना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर हम बताएंगे कि कितना पानी वो ऊपर उसको खींच सकता है, 5 मीटर की हाइट है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना तकरीबन बन जाता है न्यूमेरिकल। तो मैंने इस न्यूमेरिकल को यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपने गिवन डेटा देखना है कि इसमें बात हो रही है पावर की, तो हम यहाँ पे पावर लिखेंगे। पावर किसके इक्वल होता है? पावर इक्वल होता है वर्क ओवर टाइम के। ठीक है, तो हमने यहाँ से वर्क फाइंड कर लेना है, टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के साथ, तो पावर मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू हो जाएगा वर्क के। तो पावर उसने दी थी हमें 2 किलोवाट, किलो मतलब होता है 1000, तो मतलब 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 2000 हो जाएगा। टाइम उसने दिया था 1 सेकेंड, ये देखिए 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 60 सेकंड्स हो जाएंगी। ठीक है, ये 60 सेकंड हो चुके हैं। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपका आंसर वर्क आ रहा है 120 एंड 000 जोल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वर्क का यूनिट जोल होता है इसलिए हमने साथ जोल लगा दिया है। इसके बाद हमने बताना है कि हमने ये पढ़ा है अमाउंट वाटर जो है वो राइज हो रही है। अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो रही है?
ऊपर की तरफ को आ रही है, राइज हो रही है। तो राइज के लिए फिर आप लोगों को बताना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या चीजें आती हैं, mgh। तो ये वाले वर्क की जगह पे अब पोटेंशियल एनर्जी यूज हो जाएगी mgh, और ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि आप लोग जो है ना जी की वैल्यू भी पुट करेंगे। एज हाइट आपको पता चलता है 5 मीटर्स है, तो 5 लिख के इनको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो हमें m की वैल्यू यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर पता चल जाएगी, वो होगी 2400, ठीक है। लीटर्स में बल्कि हमें लिखना चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो लीटर्स में होगी, ठीक है, क्योंकि पानी है ना, तो पानी तो लीटर्स में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इतने लीटर्स जो है वो पानी उसने उस पंप कर लिया है, उसने मशीन ने जो भी उन्होंने लगाया हुआ था, ठीक है। एंड इसके बाद है हमारे पास अ बुलेट ऑफ मैस 0.05 किलोग्राम हैज अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो आप लोगों को मैंने ये बताया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट भी है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। एनर्जी और साथ में वो के लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को, तो 1/2 mv²। m की वैल्यू यहाँ पे है 0.02 किलोग्राम और b की वैल्यू है 300। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, देन हमारा आंसर आएगा 2250 जूल्स। ये देखिए मैंने ना कैलकुलेटर पे लिख के प्रॉपर उसको आपको सॉल्व करके भी बता दिया। देखिए 1/2 था, मैंने 1/2 लिखा है। उसके बाद m की वैल्यू हमारे पास 0.05 थी, मैंने वो राइट कर दी है। और v की वैल्यू थी 300, तो मैंने वो भी राइट किया है। सबको मैंने कैलकुलेट किया है, तो आपका आंसर आ रहा है 2250, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसका आंसर होगा 2250 जूल्स, ठीक है। आप लोगों के ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना तकरीबन न्यूमेरिकल बेस होते हैं, तो आप लोगों को चैप्टर के अंदर के जो फार्मूलाज है ना उनको जरूर याद रखना है, क्योंकि पेपर में भी इसी तरह की ही एमसीक्यूज होंगी और फिर आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा फार्मूले याद रख के, ठीक है। इफ अ कार इज डबल इट्स स्पीड, कहते हैं एक कार है उसकी स्पीड जो है वो डबल हो रही है, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जारी बात है अगर कार की स्पीड डबल कर रही है, तो ये देखिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आप स्पीड की बात करें, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू पुट होनी है, और अगर ये डबल पुट हो जाएगी तो डबल का स्केयर करो तो वो 4 हो जाता है। 2 का स्केयर 4 होता है ना, तो हम लिखेंगे इंक्रीज टू 4 टाइम्स, ओके। बात को समझा करें, गौर किया करें कि उसने बोला है स्पीड हम डबल कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो स्पीड होता है उसके ऊपर लगा होता है स्केयर, तो जब वो डबल करेगा तो 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, तो हम लिखेंगे इंक्रीज टू 4 टाइम्स, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 5.7। ये वाली जो एमसीक्यूज है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी मैं लिख देती हूँ। 5.7 की बात की जाए तो दी एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय virtue ऑफ इट्स मोशन, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो डेफिनेशन को ही दोबारा यहाँ पे लिख के तो आगे उसने पूछ लिया है, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। दी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी कि अगर आपने मैग्नीट्यूड को डबल किया है मोमेंटम के, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो ये भी वही बात है, यहाँ पे भी सेम ऊपर वाली बात की है, ये वाली स्पीड वाली बात, तो इसको भी हम कहेंगे कि इंक्रीज टू 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इधर काइनेटिक एनर्जी है, इधर भी काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा सिर्फ उसने यहाँ पे चेंज कर दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बता रहे हैं, तो वो भी स्पीड की ही बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, तो वो है फॉसिल फ्यूल, क्योंकि हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो भी पानी से है, वो भी रिन्यूएबल है। विंड एनर्जी हवा से है, वो भी कुदरती है, वो भी रिन्यूएबल है। और सोलर भी रिन्यूएबल है। सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स हैं वो जो दोबारा हम नहीं बना सकते, क्योंकि वो कई हजारों सालों के बाद बनते हैं। तो ये एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ये तकरीबन 10 शॉर्ट क्वेश्चन है और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको खुद से लिखने पड़ेंगे। जैसे ये फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट रिमेन एट रेस्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कहते हैं कि वर्क डन क्या होगा अगर आप लोगों का जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में ही रहता है फोर्स लगाने के बावजूद। तो जारी बात है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी बॉडी रेस्ट में है तो वर्क डन नहीं हुआ, नो वर्क डन, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सबसे पहला ही हमारा टॉपिक था वर्क डन का उसमें, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने ये जो है ना लिखा हुआ है प्रॉपर, मैं वहां से भी आपको ये पढ़ाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे है हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने पूछा था कि अगर वर्क डन
होगा या नहीं वो बताएं। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट रिमेन एट रेस्ट विल बी जीरो। सारी बात है, अगर बॉडी ही मूव नहीं की तो हमारे पास वर्क डन भी जीरो होगा, बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, कोई भी फासला तय नहीं हुआ। एंड वर्क डन हमारा फॉर्मूला राइट करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई एस होता है। फोर्स की वैल्यू तो है लेकिन एस क्या है, जीरो, तो जब जीरो किसी भी अमाउंट से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर भी जीरो ही आता है। ठीक है, तो उसने लिख दिया है कि वर्क का आंसर क्या आ चुका है, जीरो। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा सा गौर करना है, देन आप खुद भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड वाला आ जाता है जो कि है अ स्लो मूविंग कार में हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल। कहता है अगर स्लो स्लो कोई चीज मूव कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल के। हाउ इज इट पॉसिबल, ये बताएं कि कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, अभी इसको कर लेते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक आएँ, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये जो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं जो कि मैं आपको समझा रही होती हूँ। इसमें कई ऐसी चीजें होती है जो मैंने वीडियो के दौरान आपको बतानी होती हैं, तो फोकस किया करें और ऑनलाइन वॉच किया करें वीडियो को। ठीक है, एज वी नो, जैसे कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अब हमें बताया कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी नॉट ओनली डिपेंड ऑन क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के ऊपर ये डिपेंड नहीं सिर्फ कर रही, इसके अलावा भी हमारे पास मास भी है और 1/2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, बट आल्सो डिपेंड अपॉन मास एंड द कार हैज मच मोर मास एज कंपेयर टू द मोटरसाइकिल। हमें पता है कि बेशक कार आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है लेकिन कार का मास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू motorcycle. Therefore, the kinetic energy of slow moving car can be more than a motorcycle. तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो स्लो मूविंग कार है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मोटरसाइकिल। क्यों? क्योंकि कार का जो मास है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मोटरसाइकिल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5.3, अ फोर्स F1 डज 5 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड। यानी कि हमने एक फोर्स लगाई है 5 जूल, वर्क डन हुआ है और 10 सेकंड में हुआ है। Another force F2 does 3 जूल, यानी कि एक और फोर्स लगाई है उसने 3 जूल का वर्क किया है 5 सेकंड के अंदर। Which force deliver greater power, अब बताएं किसने सबसे ज्यादा पावर लगाई है, इस वाली ने, F1 वाली ने या F2 वाली ने। ये हमने यहाँ पे इनको बताना है कि कौन सबसे ज्यादा जो है ना फोर्स लगा रहा है। तो ये जो है ना हम इसको कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एज इन केस ऑफ F1, यानी कि जब फोर्स F1 की बात की जाए तो हम बोलेंगे कि वर्क कितना हुआ था 5 जूल और टाइम उसने दिया था 10 सेकंड। तो इनको डिवाइड करेंगे, उसने बोला था ना पावर किसकी ज्यादा है, तो पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, पावर होता है वर्क ओवर टाइम। वर्क था हमारे पास 5 और टाइम था 10, इनको डिवाइड किया तो 0.5 वाट आया है। तो एक F1 की पावर जो है वो 0.5 वाट है। ये बेशक इसको आप P1 भी लिख लो। ठीक है, और उसी तरह अब हम दूसरे का देख लेते हैं, उसकी कितनी हमारे पास हुई है। नो इन द केस ऑफ F2 W इज इक्वल टू 3 जूल, यानी कि जब हम F2 के केस की बात करेंगे तो वर्क जो था वो हमारे पास 3 जूल है और टाइम जो है वो 5 सेकंड है। पावर का फॉर्मूला लगाया WT 3/5 डिवाइड किया तो 0.6 आया वाट। तो पहले का 0.5 था, इसका 0.6 है, तो इसका मतलब है कि सेकंड वाले ने ज्यादा वर्क किया है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास सेकंड वाला है उसका वर्क, उसकी पावर ज्यादा थी। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पावर ऑफ सेकंड, यानी कि F2 इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू F1। उसके बाद है 5.4, अ वुमन रन अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। कहता है कि एक औरत जो है वो सीढ़ियां चढ़ रही है, द गेन इन हर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 4500 जूल। सारी बात है, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी और वो कितनी होगी, वो होगी 45 जूल। एंड इफ शी रन्स अप द सेम स्टेयर्स, यानी कि उसने सेम स्टेयर दोबारा चढ़नी है विद ट्वाइस ऑफ इट्स स्पीड। पहले वो आराम आराम से चल रही थी, अब उसने अपनी स्पीड को दोगुना कर लिया है, बढ़ा लिया है। व्हाट विल बी हर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर वो कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी ये हमने बताना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ से समझ आ जाएगी। एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन हाइट। सारी बात है, ये हाइट डिपेंड करती है, नॉट ऑन स्पीड, स्पीड पे डिपेंड ये नहीं करती। तो अगर वो कह रही है कि लड़की पहले आराम से चढ़ी है सीढ़ियां फिर बाद में
तेजी से चढ़ी है तो फिर भी उसने कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ये हाइट पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। सो इफ द वुमन रन विद द ट्वाइस स्पीड द फ्रैक्शनल एनर्जी विल बी द सेम। तो फ्रैक्शनल एनर्जी पे कोई चीज भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये होता काइनेटिक एनर्जी तो फिर हमारे पास कह सकते हैं हम चेंज आता, डबल हो जाता। लेकिन अगर फ्रैक्शनल एनर्जी की बात की जाए तो फिर कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल एनर्जी हमारी जो है वो हाइट पे डिपेंड करती है। ठीक है। और किसी चीज पे ये डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन वर्क एंड इट्स यूनिट। तो वर्क की डेफिनेशन और इसका यूनिट बताना है, और ये मैं आपको इंशाल्लाह चैप्टर के अंदर से ही करवाऊंगी। इसलिए मैं आपको कहती हूँ वीडियो को प्रॉपर ध्यान से देखा करें। इसमें कई चीजें होती हैं जो आप लोगों की चैप्टर के अंदर से ही होती हैं, कुछ जो होती है वो बाहर से आपने खुद लिखनी होती है। तो फिर जिन बच्चों का ज्यादा ये होता है कि हम चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई चीजों को दोबारा शॉर्ट क्वेश्चन में कर लें, तो उनका ये माइंडसेट जो होता है ना वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि कौन से चैप्टर के अंदर से हैं और कौन से चैप्टर के बाहर से है। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक मैं स्टार्ट कर लेती हूँ आपका ये 5.5 वाला से ओपन करते हैं, और फिर आपको जो है ना वो बताते हैं इसका आंसर कहाँ पे है। ये है जिसका आंसर 5.5 वाली ये शॉर्ट क्वेश्चन का। उसमें कहा था वर्क की डेफिनेशन लिखें। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि वर्क क्या होता है, डिफाइन किया जाता है इसके साथ प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स को एंड डिस्टेंस को। देन हमारे पास आ जाएगा इसकी जो है ना वर्क डन की डेफिनेशन जो है वो पूरी हो जाएगी। कवर इट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि आपने फोर्स लगाई है और उसी डायरेक्शन में वर्क हुआ है, तो हम उससे कहेंगे कि ये हमारे पास वर्क डन है। अगर फोर्स लगाने के बावजूद बॉडी मूव नहीं करती तो हम बोलेंगे कि वर्क डन नहीं हुआ। ओके। फिर आपने ये वाला जस्ट राइट कर देना है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो एफ मल्टीप्लाई एस, सिर्फ इतना लिखेंगे तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सिर्फ ये डेफिनेशन एंड देन आपने ये, इसके अलावा अगर आप ये फिगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। और वर्क का यूनिट बता दीजिएगा जोर होता है। ठीक है। बस ये 3 पॉइंट होंगे तो बस। यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है 5.6 वाला, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m व्हेन इट इज राइज थ्रू अ हाइट एज, यानी कि एक एज हाइट के साथ कोई भी बॉडी राइज हुई है तो आप पोटेंशियल एनर्जी बता दें क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ पे राइट करेंगे जो कि है यहाँ पे, ये देखिए। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट बॉडी पोजेस बाय virtue ऑफ इट्स पोजीशन और डिफॉर्मेशन, यानी कि जो बॉडी है वो कितना ऊपर मूव कर गई है, कितनी उसने मोशन की है ऊपर आके, यानी कि अगर हाइट पे है तो उसे हम बोलेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आप पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहे हैं। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ तक आपने राइट करना है। इसके बाद आपने ये बता देना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी एग्जांपल्स में आएगा लिफ्टेड हैमर, और उसके बाद आएगा स्टोर वाटर इन डैम्स। ये दो आपने इसकी एग्जांपल्स भी राइट करनी है। और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होता है, जैसे कि वर्क का यूनिट जूल है। ठीक है। नेक्स्ट वाला आपका शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, तो ये आपका 5.6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन हो चुका है, जिसमें मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बता दी थी। इसके अलावा दो एग्जांपल्स भी बताई थी और बता दिया था कि इसका यूनिट भी आप जूल लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ और भी लिखना हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं जो कि है mgh। ओके। तो फिर ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा 5.6 वाला। अब है 5.7, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी की उसने डेफिनेशन वगैरह पूछी थी, अब काइनेटिक एनर्जी की बारी आती है। ठीक है। तो 5.7 हमारा काइनेटिक एनर्जी वाला जो है उसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए। काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है, दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेस बाय virtue ऑफ इट्स मोशन। ये दो सिर्फ लफ्ज का फर्क है, डेफिनेशन दोनों की सेम है। ये virtue ऑफ मोशन की बात करता है और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी था वो virtue ऑफ पोजीशन की बात करता है। सिर्फ ये दो वर्ड का डिफरेंस है, बाकी ये दोनों सेम है। इसके बाद आपने जो है ना वो यहाँ से ये राइट कर देना है, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। सारी बात अगर किसी बॉडी का मास है तो फिर उसकी वेलोसिटी भी बताई जाएगी। एंड अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस s एंड ब्रिंग इट टू द रेस्ट। फिर बाहर से कोई फोर्स लगी है और उसने बॉडी को रेस्ट में ले आई है, देन हम क्या बोलेंगे कि क्या हो गया है। देन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल होगी F क्रॉस S। इसमें आपने ये प्रॉपर सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी है क्योंकि उन्होंने पूरा पूछा है, इसको हल करके बताना पड़ेगा हमें। तो फिर ये सारी आपने डेरिवेशन भी इसकी करनी है। ऑलरेडी ये मैं अपना लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने वर्क डन का प्रॉपर ये सारा सॉल्व करके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाया था।
तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप ये काइनेटिक एनर्जी वाला जो था ना लेक्चर इसको वॉच करें। जिन बच्चों को नहीं मिलेगा वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसी लेक्चर के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लेक्चर मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, तो फिर आप वहां से जो है ना वॉच कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। अब है हमारे पास 5.9 जो कि है व्हाट इज पावर, पावर क्या होती है, एंड 9 से बल्कि 8 वाला रहता है। डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग सिस्टम, यानी कि वर्किंग सिस्टम की एफिशिएंसी बताएं। वाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी, किसी भी सिस्टम की 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं होती। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिस्टम कितना अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई जो है एनर्जी वो हीट की सूरत में, नॉइस की सूरत में, एक्सप्लोजन की सूरत में कुछ ना कुछ एनर्जी जाया जरूर हो जाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कभी भी 100% आपका जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। तो इस वजह से फिर हम यहाँ से 5.8 का करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का। ये वाला सबसे पहले आपने डेफिनेशन बता देनी है। द रेशियो ऑफ यूजफुल पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग सिस्टम, यानी कि कितनी यूजफुल एनर्जी रही है, टोटल कितनी एनर्जी थी, इसको हम बोलेंगे ये एफिशिएंसी है। इसके अलावा आप जो है ना ये दोनों फॉर्मूले भी राइट कर सकते हैं। एंड देन आपने बताना है कि क्यों जो है वो 100% एफिशिएंसी नहीं होती है, था व्हाई द सिस्टम कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100%, यही था ना। तो इसका आंसर आपका ये होगा कि नो डिवाइस हैव येट बीन इन्वेंटेड, यानी कि अभी तक कोई ऐसा डिवाइस इन्वेंट नहीं हुआ दैट मे कन्वर्ट ऑल द इनपुट एनर्जी इनटू रिक्वायर्ड आउटपुट एनर्जी, कि पूरी इनपुट एनर्जी को आउटपुट एनर्जी में वो कन्वर्ट कर दे। क्यों? क्योंकि एज द एनर्जी लॉस और invertible and the working of a machine, hence an ideal or a perputational machine cannot be constructed, यानी कि कोई भी ऐसी मशीन हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो कि 100% आपका सारा का सारा एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर दे। कुछ ना कुछ हीट लॉस या फिर आपका फ्रिक्शन की वजह से लॉस जरूर हो जाता है। और आप उसमें ये भी बता सकते हैं कि एन in any real machine the system some energy is always lost, यानी कि कोई ना कोई सिस्टम की एनर्जी लॉस जरूर हो जाएगी। एंड ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि हीट क्या होती है, हीट ड्यू टू द फ्रिक्शन, हीट रिलीज होती है फ्रिक्शन की वजह से बिटवीन द मूविंग पार्ट्स एंड एयर रेजिस्टेंस, या फिर एयर रेजिस्टेंस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे काम है जिनकी वजह से जो है 100% एफिशिएंसी नहीं होती। आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये राइट कर देना है, इसके बाद डेफिनेशन के बाद फॉर्मूला ये वाला राइट कर देंगे। फिर आपने ये वाला बताना है कि नो डिवाइस हैज बीन इन्वेंटेड वाला ये वाला, और उसके बाद आपने ये बता देना है कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो हीट की सूरत में या फ्रिक्शन की सूरत में रिलीज हो जाती है, इस वजह से 100% एफिशिएंसी नहीं होती। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ वापस आते हैं। 5.9 वाला है व्हाट इज पावर, डिफाइन इट्स यूनिट यूज्ड फॉर इट, यानी कि पावर बताएं और उसका जो यूनिट यूज किया जा रहा है वो बताएं। तो पावर की डेफिनेशन भी आपने की हुई है, ये वाली डेफिनेशन थी हमारी पावर की। पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कितना टाइम लग रहा है काम करने में, उसे हम बोलेंगे वो पावर है। मैथमेटिकली पावर का यूनिट क्या होता है, वर्क ओवर टाइम। और आपने साथ में ये भी राइट करना है पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। और फिर आपने जो है ना साथ बता देना है कि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, वो जहाँ पे है। और वाट के साथ में ये बेशक आप डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा, 1 वाट इज वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि साथ आप डेफिनेशन भी लिख देंगे तो वो वाट के बारे में भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि जो है ना हमारे पास 1 वाट जो है वो जूल पर सेकंड के इक्वल होता है, क्योंकि वाट का यूनिट आगे से है जूल पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो वीडियो को प्रॉपर देखा करें। ये देखिए यहाँ पे 5.10 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.9 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है एसआई यूनिट वाला उसका वर्क का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अब आ जाती है बात ऊपर वाले, ये जो स्टार्ट में था हमारे पास वर्क डन वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि उसने पूछा था अगर कोई बॉडी मूव ही नहीं कर रही फोर्स लगाने के बावजूद तो फिर वर्क डन होगा या नहीं। ठीक है, तो ये जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में आप लोगों ने ये ध्यान से करने हैं। तो लास्ट वाला जो है उसको करते हैं, तब तक के लिए वीडियो को जल्दी से लाइक किया करें और चैनल को
सब्सक्राइब किया करें। तो 10 वाला जो था हमारे पास डिफरेंस वाला है, ये देखिए यहाँ पे जो है ना आपने रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल का डिफरेंस करना है। 5.10 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें आपने क्या करना है, तो ये वाला जो था ना इसमें सबसे पहले तो आपने डिफरेंस करना है। डिफरेंस में क्या होता है, सेंटर में लाइन लगानी है, इस साइड पे लिखेंगे आप रीन्यूएबल, दूसरी साइड पे लिखेंगे आप नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, जब रीन्यूएबल लिखेंगे तो उसकी डेफिनेशन में ये डेफिनेशन आ रही है, यहाँ तक दी सोर्सेज ऑफ energy which are replaced by new ones after their use, that is called renewable energy source। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको यानी कि अगर वो यूज हो जाते हैं तो दोबारा जो है वो नए बना सकते हैं, वो रिन्यूएबल होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें कि आप लोगों ने जो है ना वो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी की बात करें जो दोबारा आ सकती है, जैसे कि सूरज की एनर्जी है, तो आप अगर वो यूज कर लेते हो तो अगले दिन दोबारा सूरज निकल आता है, फिर आपके पास एनर्जी आ जाती है दोबारा काम करने के लिए। इसी तरह हमारे पास जो है वो नॉन रिन्यूएबल की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज व्हिच आर डिप्लीटेड विद द कंटिन्यूअस यूज, यानी कि वो खत्म हो जाते हैं। once they run out they cannot easily replaced by new ones। जब ये खत्म हो जाए तो हम इनको दोबारा नए वाले से रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे तो आप जो है वो दोबारा खुद से फॉसिल फ्यूल नहीं बना सकते, और ना ही कुदरत वो इनको इतनी जल्दी बना सकती है। उसको बनाने के लिए कई हजारों साल लग जाते हैं, तो जाहिर बात है फिर आपकी नस्लें खत्म हो जानी तब तक जब तक ये फॉसिल फ्यूल दोबारा बन लेंगे। ठीक है, तो आगे से फिर आपने इनकी एग्जांपल्स बतानी है। एग्जांपल में सोर्सेज भी आप लिख सकते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी, उसके बाद वेव एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। ये सारे जो है ये रिन्यूएबल के हो जाएंगे। दूसरी साइड पे जब आप नॉन रिन्यूएबल लिखेंगे तब आपने जो है ना वो राइट कर देना है ये वाले कोल, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल, ये सारे जो है इनका न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे आ जाएंगे नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट आपने इतना ही राइट करना है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आपको मैंने न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, ये वाले न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, और ये तकरीबन जो है ना 13 तक इनके न्यूमेरिकल्स हैं। काफी लेंथी वीडियो हो जानी है, इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना ये न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। इनमें भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।